हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और बताया था कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, लाइट की अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम करता है। ठीक है ना? जितना ज्यादा वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है उसी तरीके से वो मैक्सिमम लाइट को इमिट भी करता है। या ये कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियल कंडीशन है जहां पे हर तरह की जो लाइट है या सभी रेडिएशंस की जो लाइट है उसको वो ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो इमिट करेगा। इस तरह से हमने दो ब्लैक बॉडी देखी थी, एक फेरी के थ्रू बनाई हुई ब्लैक बॉडी और एक हमने देखी थी जो वीन्स ने अपनी ब्लैक बॉडी दी थी कि किस तरह से ब्लैक बॉडी को हम बना सकते हैं। क्योंकि ब्लैक बॉडी आइडियल कंडीशन है तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह का है नहीं जो ब्लैक बॉडी नेचर को 100% फॉलो करता हो, तो वो एक ब्लैक बॉडी हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है आइडियली। तो ये सारी की सारी चीजें देखी और उसके बाद में हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे ब्लैक बॉडी से रिलेटेड, और वो 3 ऑब्जर्वेशंस या 3 रिजल्ट्स क्या थे, जिसमें सबसे पहले तो हमने बात की कि जो ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे हम ये T1, T2, T3, T4, ये अगर हम देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा उससे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो भी इंक्रीज होती जाती हैं, और रेडिएशंस इंक्रीज होती जाएंगी तो जाहिर सी बात है उसकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसको आप ई लैम्बडा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और या फिर इसको आप यू लैम्बडा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने टोटल एनर्जी और टोटल जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी थी वो हमने देखी थी, तो वहां पे टोटल एनर्जी डेंसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते थे और स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी को हम यू लैम्बडा से। तो ये यहाँ पर यूनिट टाइम एक स्पेशल वेवलेंथ की जो लाइट है या रेडिएशंस हैं, सॉरी, उसको ये इमिट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाती है। ये लैम्बडा मैक्स देखो, ये जो वैल्यू है वो क्या है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ये क्या है, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। तो ये वैल्यू क्या होती जाती है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाती है। तो आप यहाँ पर देखो कि मैंने इस डायग्राम से आपको बताने की कोशिश की थी कि ये इस तरह से, यहाँ पर लैम्बडा मैक्स देखेंगे तो ये इस तरह से होता है, यहाँ देखेंगे तो ये इस जगह होता है और यहाँ देखेंगे तो इस जगह होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रही है। इसका मतलब जो वेवलेंथ है या लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है या लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, और इसको हमने एक एग्जांपल से समझने की भी कोशिश की थी कि अगर हम लाइट को देखें यहाँ और हम एक इस तरह से एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमने देखने की देख करके इसको समझा था कि अगर आप गैस पे खाना बनाते हो या फिर आप लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हो या आप सिगड़ी पे खाना बनाते हो, तो वहां पे अगर हम लकड़ियों की बात करें कि लकड़ी पर अगर आप चूल्हे में खाना बनाते हो तो वो स्लो रेट से बनता है, और जब आप एलपीजी गैस स्टोव पर जहां पर ब्लू फ्लेम आती है वहां पर अगर आप खाना बनाते हो तो वो ज्यादा तेजी से बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लू लाइट है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है और एनर्जी ज्यादा होती है। और जो जब हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वहां पे येलोइश, रेडिश या ऑरेंज एक मिक्सचर की एक लाइट हमें मिलती है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है और एनर्जी कम है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो लैम्बडा की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो एक रिलेशनशिप हमने यहाँ पे देखा था कि लैम्बडा की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही थी तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की। एक हमने बताया कि जो स्पेक्ट्रम आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और वो जो ऑब्जेक्ट है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ऐसा क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स हमें बोलता है। ठीक है, अब इन चीजों को समझने के लिए हमारे पास में कुछ लॉज दिए गए, जिसमें पहला लॉ हमने जो देखा वो था स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। अब स्टीफन्स बोल्ट्जमैन का जो लॉ था वो क्या था
कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेडिएशन एनर्जी इमिट करने की जो रेट है वो उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं। और दूसरी एक चीज डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि एमिशन रेट जो है रेडिएशंस की वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और उसको हमने यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश की थी कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं और अगर ये रेडिएशंस इमिट कर रहा है तो इसकी जो इमिट करने की जो रेडिएशंस को इमिट करने की जो रेट है वो dq अपॉन dt, एक छोटे से समय अंतर पर एक छोटी सी एनर्जी यहाँ से रिमूव हो रही है, तो उसकी रेट अगर हम देखें तो वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस तरह से हम जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो ये एक स्टीफन्स एक यूनिवर्सल कांस्टेंट हमारे पास में आ जाता है फॉर ब्लैक बॉडी। और ये जो रेट है इसको आप कह सकते हैं यू लैम्बडा, ठीक है। यू लैम्बडा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक स्पेशल वेवलेंथ की लाइट को हम देखना चाहते हैं, उसकी एनर्जी को, कि वो टोटल कितनी एनर्जी एक स्पेशल वेवलेंथ रेंज में वहां इस ऑब्जेक्ट से इमिट हो रही है या रेडिएट हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी टोटल, अच्छा ये तो हम क्योंकि पूरे के लिए निकाल रहे हैं तो आप इसको आप दोगे सिर्फ u से, इसको आप u से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो u जो है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा a t टू द पावर ऑफ 4। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था फॉर ब्लैक बॉडी। ये लॉ जो है ये फॉर है ब्लैक बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी ना हो, वैसे तो हम देखो ब्लैक बॉडी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने जो डिस्कशन किया है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का वो ब्लैक बॉडी के लिए किया है, लेकिन अगर वो ब्लैक बॉडी ना हो करके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हो तो ये जो इक्वेशन है या ये जो लॉ है या क्या सेम काम करता है, बिल्कुल लॉ सेम काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है कि ब्लैक बॉडी वो होती है जो सबसे ज्यादा रेडिएशंस इमिट करती है, क्योंकि हमने अभी जैसे पहले भी बताया कि ब्लैक बॉडी वो होती है जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी लाइट रेडिएशंस को, रेडिएशंस को, और सबसे ज्यादा इमिट करेगी, मतलब एक बेस्ट एब्जॉर्बर भी है और बेस्ट इमिटर भी है। तो अगर हम ब्लैक बॉडी के अलावा कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसका जो इमिशन होगा वो क्या होगा, वो रेडिएशंस का कम इमिशन करेगा। और कम इमिशन अगर करता है तो हमें ब्लैक बॉडी से उसको अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर आप देखोगे कि उसका इमिशन कम होगा, और इसलिए हम यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो टर्म क्या होती है, ई, ठीक है ना। और ये आपके पास में इक्वेशन ई आ जाती है। अब ये ई क्या है, ई है एमिसिविटी, ठीक है ना। और वो क्या होती है, वो 0 से लेकर के और 1 के बीच में रहेगी, 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगी फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लैक बॉडी 1, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज अगर परफेक्टली बिहेव कर रही है तो वो क्या है, उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। तो अगर इसका इस E की वैल्यू को अगर मैं 1 मान लूं, E इक्वल्स टू 1 अगर मान लेता हूं तो आप देखोगे कि इस E की वैल्यू को मैं यहां पे 1 रख दूं तो ये 1 रखते ही ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, यहां पर इस इक्वेशन के इक्वल हो गई। तो हम ब्लैक बॉडी का इमिसिविटी मानते हैं 1 और बाकी की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसकी वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे बोल्ट्जमैन और स्टीफन्स ने एक लॉ दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझाने के लिए। दूसरा जो लॉ था उस पर अब हम बात करते हैं और वो लॉ था वीन का एक डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था, देखो हम यहाँ पर ब्लैक बॉडी देख रहे थे और वहां पर हमने जो एक ग्राफ देखा था अभी जो थोड़ी देर पहले, अगर आपको इस वाले ये वाला ग्राफ आप देखो, ये वाला, ठीक है ना। इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है वैसे वैसे जो वेवलेंथ है या लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो
मतलब डिक्रीज जो है होती जा रही है। तो इसके लिए वीन ने एक डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया और क्या बताया अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर। एक्चुअली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, मान लो कि हम यहाँ पर एक बल्ब लेते हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया बल्ब, ठीक है, और ये इस बल्ब में लगा हुआ है एक फिलामेंट, ठीक। जब आप इस बल्ब को क्या प्रोवाइड करोगे, इस बल्ब को करंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना। और मान लीजिए कि आप इस बल्ब को एक थोड़ा सा करंट देते हैं या थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं, क्योंकि हम किसी भी बल्ब को या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाते हैं तो आप देखोगे उस पर 220 वोल्ट्स टू 230 वोल्ट्स ऐसा कुछ लिखा होता है कि इतना वोल्ट अगर उसको मिलेगा तो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। तो अगर हमने ये बल्ब लिया हुआ है और इस बल्ब के अंदर ये जो फिलामेंट हम यहाँ देख रहे हैं, तो अगर मैं इसको सिर्फ 10 वोल्ट्स प्रोवाइड करता हूं, आपने अपने घरों में भी कई बार देखा होगा कि जब वोल्टेज बहुत कम आ रहे होते हैं, जब बहुत कम वोल्टेज आ रहे होते हैं, तो ये जो बल्ब का जो फिलामेंट है ये बहुत बिल्कुल हल्का सा ग्लो करना शुरू करता है या एक हल्का सा ग्लो हो रहा होता है। और जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाती है, ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर वो 100 वोल्ट अगर आ गए या वो वोल्ट जो है वो 200 वोल्ट आ गए, तो आप देखोगे कि ये बहुत अच्छे से ग्लो करने लगता है। तो जब आप इसको शुरू में जब आप देखते हो, जब ये इसको 10 वोल्ट दिए उन्होंने, तो आप यहाँ देखते हो या उन्होंने देखा कि ये कुछ फिलामेंट जो ग्लो कर रहा था वो रेड कलर का ग्लो कर रहा था, और रेड कलर का ग्लो कर रहा था और इतना ज्यादा एनर्जी भी इमिट नहीं कर रहा था, ठीक है ना। उस समय ये इतना गर्म नहीं होता जितना ये फुल जब 220 वोल्ट्स देंगे उस समय जो एनर्जी ये निकालता है और ये बल्ब गर्म हो जाता है उतना नहीं होगा, थोड़ा सा ये रेड ग्लो करेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमने इसको कम एनर्जी प्रोवाइड की है तो ये हल्का सा ग्लो कर रहा है और रेड कलर का ग्लो कर रहा है। तो वहां पे आप इस स्पेक्ट्रम को आप देखो कि ये जो रेड कलर है वो कब आता है, वो तब आता है जब लैम्बडा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और ब्लू कलर या वायलेट कलर कब आता है, जब लैम्बडा की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। ये आपको पता है। अब जैसे जैसे हम इसमें वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ये सब हमने पहले 10 वोल्ट रखा, उसके बाद में हमने इसको 50 वोल्ट दिया, उसके बाद में हमने इसको 100 वोल्ट दिया, फिर 150 वोल्ट दिया या 220 वोल्ट दिया। इस तरह से जब हम बढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि शुरू में सिर्फ इससे जो इमिट हो रही रेडिएशंस थी वो क्या थी, सिर्फ रेड वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस है वो इमिट हो रही थी और उनकी एनर्जी कम थी। और जैसे जैसे हमने इसको ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना शुरू किए तो रेड के अलावा वो ऑरेंज वेवलेंथ भी इमिट होना शुरू हुई, उसके बाद येलो वेवलेंथ भी शुरू हुई, उसके बाद ग्रीन वेवलेंथ भी शुरू हुई। मतलब इन सबका मिक्सचर जो है वो आपको फिर यहाँ पर दिखने लगता है कि ये जो फिलामेंट जो शुरू में रेड दिख रहा था वो धीरे 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 करके आपको ऑरेंज दिखाई देगा, फिर वो येलो कलर का दिखाई देगा, और ज्यादा आप करोगे तो ये पूरा एक सारे के सारे कलर मिक्स होते जाएंगे और एक बाद में जब आपने 220 वोल्ट्स इसको प्रोवाइड कर दिया है तो ये व्हाइट कलर दिखाई देगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि जब सूरज सुबह सनराइज होता है, इस सनराइज के समय जो हमें हॉराइजन पे सूरज दिखता है वो कैसा दिखता है, वो रेड एक लालामी सी दिखती है, क्योंकि वहां पर कम एनर्जी हम तक पहुंच रही है, कम रेडिएशंस पहुंच रही है, और क्योंकि हम केवल विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं तो हम केवल उस रेड लाइट को देख पाते हैं। और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है सूर्योदय के बाद में, वैसे वैसे वो देखो ऑरेंज होता जाएगा, येलो होता जाएगा। अब आप बोलोगे साहब ग्रीन तो नहीं दिखता, ग्रीन इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ये सारी जो रेडिएशंस हैं वो मिलकर के एक कलर देती हैं, ठीक है ना। रेड भी मिल जाएगी उसमें, ऑरेंज भी मिल जाएगा उसमें, येलो भी मिल जाएगा, ग्रीन भी मिल जाएगा, ये सारे रेडिएशंस मिलकर के कलर देते हैं। तो ये किस तरफ मूव करने लगता है, ये रेड से फिर व्हाइट कलर में मूव करने लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे कलर मिलकर के क्या देते हैं, व्हाइट कलर देते हैं। तो जैसे जैसे आप सूरज जब बिल्कुल पूरी तरह से उदय हो जाता है या सनराइज पूरी तरह से हो जाता है, फिर आप सूरज की तरफ देखोगे तो वो कैसा दिखाई देता है, वो फिर व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे उन्होंने वीन ने क्या एक अपना लॉ दिया, उन्होंने कहा कि जो लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है, जो डायग्राम हमने अभी
या ये ग्राफ जो पीछे देखा था, वहां पे उन्होंने बताया कि जो लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। मींस लैम्बडा मैक्स की वैल्यू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हमने वेवलेंथ ज्यादा रखा है तो टेम्परेचर कम होगा, और अगर हमने वेवलेंथ कम दिया है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। वही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि शुरू में वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, रेड कलर का दिखाई देता है, और उस समय गर्मी भी आपको कम लगती है। लेकिन जैसे जैसे सूरज पूरी तरह से जब दिन के 12-1-2 बज रहे होते हैं उस समय पूरे एक्सट्रीम पर होता है तो व्हाइट लाइट होती है, और वहां पर जो एनर्जी आ रही है, जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो कम वेवलेंथ की तरफ मूव कर रहा है। तो ये उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक ऑब्जर्वेशन दिया, और ये एक इक्वेशन जो है वो उन्होंने टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में एक एस्टैब्लिश की। और इस इक्वेशन को अगर हम आगे देखें तो ये लैम्बडा मैक्स, और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है बी, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है बी, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है तकरीबन 2.898 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ -3। और क्योंकि बी को अगर आप इस तरह से निकालते हो तो ये वैल्यू क्या आती है सर? टी अपॉन में आएगा। हाँ, ओके, हाँ वो मैं भूल गया था, मैंने सीधा लिख दिया था, टी अपॉन में आएगा। सो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्बडा मैक्स मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। सो लैम्बडा मैक्स जो है उसको हम मीटर में ले सकते हैं और टेम्परेचर को हम केल्विन में ले सकते हैं, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो मीटर केल्विन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है वो इस बीटा नहीं, बी कांस्टेंट है उसकी। तो ये लॉ कंफर्म क्या करता है, ये कंफर्म करता है जो हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था, वो जो ये बताता था कि टेम्परेचर जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का इंक्रीज होता है वैसे वैसे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू जो लोअर वेवलेंथ है उसकी तरफ शिफ्ट होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आ रही थी, और इन्होंने एक ग्राफ जो दिया उस ग्राफ को मैं थोड़ा सा दोबारा से यहाँ पे बनाना चाहता हूं, और आपको एक चीज यहाँ पे उससे हम समझने की कोशिश करेंगे या निकालने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए कि मैं ये लैम्बडा की वैल्यू और और ये जो है आपका जो वाई एक्सिस है वो हम मान लेते हैं यू लैम्बडा, ठीक है ना। जो स्पेक्ट्रल जो डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी, वो, ठीक है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर लैम्बडा पे निकालेंगे तो वो उस तरह से। तो ये एक्चुअली जब शुरू में जब उन्होंने उस बल्ब को 10, इसको मैं थोड़ा सा ये भी डिवाइड कर देता हूं, ये 200 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर्स में है, नैनोमीटर, ये 400 नैनोमीटर, ये 700 नैनोमीटर, ठीक है। और ये 600 नैनोमीटर, ये 800 नैनोमीटर, और ये 1000 नैनोमीटर। इस तरह से हम एक ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो शुरू में जब हमने उसको सिर्फ 10 वोल्ट्स दिया, ठीक है, अब जब हमने इसको 10 वोल्ट्स दिया तो आप क्या देखोगे, कहां पर जाता है, रेड, ठीक है। और मैंने आपको एक वो बताया था विबग्योर, और इसमें यह भी बताया था कि आर के बाद में क्या होता है, इंफ्रारेड, और वायलेट से पहले क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है ना। ये वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो इस तरह से इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं, 10 वोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। 10 वोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो जो पीक आएगा वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरीके का पीक आएगा, ये इस तरीके से चलेगा बिल्कुल नीचे जीरो की तरफ,
और हमें पता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेंज होती है वो अल्ट्रावायलेट रेंज कहां तक होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगी 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में अल्ट्रावायलेट, और 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में क्या मिलेगी, आपकी विजिबल जो रेंज है वो, और इसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको इंफ्रा रेड। ठीक है, तो इस तरह का कुछ। तो अगर हम रेड की बात करें तो आपको पता है कि इंफ्रारेड यहाँ 800 या 750 70 या 60 इसके आसपास के करीब आपको यहाँ पे, तो ये यहाँ कुछ इस तरह से जो पीक है वो इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये दिख नहीं रहा। ठीक है, वो ग्लो भी नहीं कर रहा। कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप 10 वोल्ट दोगे तो वो ग्लो भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत तो जो वोल्टेज जा रहे हैं उसकी वजह से रेडिएशंस तो निकल रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा और वोल्टेज देंगे उसको, मान लीजिए कि 30 वोल्ट दे दिए या 40 वोल्ट दे दिए, तो उस समय आप देखोगे कि वो रेडिश हो जाता है। तो अब जब हम उसका और ज्यादा जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यही जो ग्राफ है वो क्या होगा, वो थोड़ा सा इस जगह शिफ्ट हो जाएगा यूं। और जब मैं इसका वोल्टेज जब बढ़ाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, और जब हम बढ़ाएंगे तो वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो इस समय आप देखोगे कि ये यहां ये दिखाई नहीं देगा हमको। ठीक है, शुरू में। अच्छा, मैंने ये थोड़ा सा गलत बना दिया, मैंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि हमें 400 से 800 नैनोमीटर के बीच जब वो कलर दिखाई देने लगता है तो वो कुछ इस तरीके से शो करेगा, ये कुछ इस तरह से शो करेगा। और जब और हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से शो करेगा, और थोड़ा और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर जब आप देखोगे तो थोड़ा सा ये हल्का सा कलर दिखाई देना शुरू होगा, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये उस रेंज में आ गया जो विजिबल रेंज है। और इसी तरह से ये वो जगह होगी जहां पर सारे के सारे कलर्स आना शुरू कर देंगे, और उसके बाद में आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मतलब ये हायर जो इसकी एनर्जी है वो भी होगी और लोअर एनर्जी वाले भी होंगे। तो ये सारा का सारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से हमें शो होगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर जो मैं इस ग्राफ को बताना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा था कि हमारे पास में दो लॉ आए। एक लॉ क्या आया, एक लॉ आया हमारे पास में स्टीफन्स का लॉ। अब स्टीफन्स का लॉ क्या बता रहा था, स्टीफन्स का लॉ हमें बता रहा था कि जैसे जैसे ये जो U की जो वैल्यू है, एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू है, वो टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, उसका 4 टाइम्स बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये टेम्परेचर है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, ये T1 कम है, T2 ज्यादा है, T3 और ज्यादा है, T4 जो है वो और ज्यादा, ये T4। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो एनर्जी की जो वैल्यू है, एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये जो पीक है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। या ये जो एक हिल जैसा जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है उसमें ये पीक आपको इंक्रीज होती हुई इस तरह से शो हो रही है। तो स्टीफन का जो लॉ है वो क्या बताता था, वो बताता था लैम्बडा मैक्स की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो कहां पर होगा। मतलब ये वाली जो स्थिति है यहां से लेकर के यहाँ, ये जो इस पर्टिकुलर स्थिति को बताएगा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ हुआ है तो उस समय टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, या इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये जो टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना एब्जॉर्प्शन या रेडिएशन हुआ है, क्योंकि हम यहाँ रेडिएशन पढ़ रहे हैं, तो कितना रेडिएशन इमिट किया है उस ब्लैक बॉडी ने। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ही सिर्फ बताएगा। दूसरा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका, ये कौन था, हमारे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, सॉरी। और अगर हम स्टीफन्स लॉ की बात करें तो स्टीफन्स लॉ क्या बताता था, स्टीफन्स लॉ हमें बताता था जो यू की जो वैल्यू थी वो सिग्मा
टी स्क्वायर और एक सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि इस पूरी की पूरी वो जो ऑब्जेक्ट है उस सब जगह से से रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के और यहां तक, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, इस पूरे के पूरे रीजन की एनर्जी क्या होगी, ये चीज बताता है स्टीफन्स लॉ। लेकिन इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर किस टेम्परेचर पर ये सबसे ज्यादा रेडिएशन करेगा, ये चीज जो बताता है वो बताता है हमें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या वीन का लॉ। ठीक है, तो दो चीजें हमें पता चली कि या तो हम ये पता कर सकते हैं कि इसका टोटल ये जो पूरा का पूरा पीक जो हमारे पास आ रहा है शुरू से लेकर के और लास्ट तक, इसकी एनर्जी कितनी है, या फिर हम ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लैम्ब्डा मैक्स पर ये जो एनर्जी की जो वैल्यू है ये कितनी है। लेकिन हमको अगर ये पूछा जाए कि यहां पर एनर्जी की वैल्यू कितनी है, यहां पर एनर्जी की वैल्यू कितनी है, यहां पे एनर्जी की वैल्यू कितनी है, इन जगहों पर, इन छोटी छोटी जगहों पर भी अगर लैम्ब्डा की वैल्यू को अगर हमें पता करना हो तो हमारे पास में कोई भी जो लॉ था वो प्रेजेंट नहीं था, या कोई भी हमारे पास ऐसा तरीका नहीं था जिससे हम उस चीज को बता सकते कि हाँ ये कितना है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये लैम्ब्डा है, ये लैम्ब्डा मैक्स, तो यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर दें डी लैम्ब्डा, इस लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा को बताने के लिए ये जो छोटा सा चेंज आया है लैम्ब्डा में, ये जो हम यहां से लेकर के यहां तक का ये जो चेंज आया है, इसको बताने के लिए हमारे पास में कोई भी थ्योरी नहीं थी। तो उस थ्योरी को, इस चीज को समझाने के लिए अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी में अगर हम देख लेंगे तो इसको हम फ्रीक्वेंसी में भी कर सकते हैं कि ये न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है ना। तो चाहे हम उसको लैम्ब्डा के सेंस में लें, चाहे हम उसको फ्रीक्वेंसी के सेंस में, किसी भी सेंस में ले सकते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में देखना ये है कि थोड़ा सा चेंज, क्योंकि यहाँ जो ब्लैक बॉडी है, अगर हम इसको ब्लैक बॉडी माने तो इसमें जितने भी रेडिएशंस हमने यहाँ पर देखे थे, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और ये बाद में जाकर के पूरा एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेता है। टेम्परेचर इसके वॉल का भी वही रहेगा, अंदर का भी वही रहेगा। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमको एक एनक्लोजर में रख लेते हैं, तो इस पूरी की पूरी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाद में इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें तो बहुत सारे टाइप की रेडिएशंस हैं और उसमें हर तरीके की वेवलेंथ वाली भी होंगी, ठीक है, या उसको कह सकते हैं कि हर तरह की फ्रीक्वेंसी वाली भी होंगी, या उसमें हर तरीके की एनर्जी वाली रेडिएशंस भी होंगी। तो ये तो हमने टोटल बता दिया कि साहब टोटल इतना है या फिर मैक्सिमम इतना है, लेकिन इन छोटे छोटे जो और रेडिएशंस हैं उनका हम पता नहीं लगा पा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो ग्राफ है, एक्चुअली जब इस ग्राफ को हम देख रहे थे तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब हम जो वीन का जो कर्व है वो कैसा आ रहा है, या स्टीफन्स का जो कर्व है वो कैसा आ रहा है, तो वहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि एक व्यक्ति या एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रेले, और जीन्स, इन्होंने अपनी एक लॉ दिया। क्या लॉ दिया? इन्होंने कहा कि कोई भी ब्लैक बॉडी जो है वो जो रेडिएशंस इसमें हो रहे हैं, इन्होंने एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन क्या किया, एक हाइपोथेटिकल एक अजम्पशन दिया कि मान लीजिए कि ये एक ब्लैक बॉडी है जो क्यूबिक शेप में है, और यहां पर ये रेडिएशन, अब इसमें बहुत सारे टाइप के रेडिएशंस हो सकते हैं, ये बहुत सारे टाइप के रेडिएशंस हो सकते हैं, पूरे इसमें रेडिएशंस बिखरे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अंदर आपको ये बताया। तो इसकी जो दीवारें हैं, इस ब्लैक बॉडी की जो ये जो दीवार है और इसके सामने वाली जो दीवार है ये, ठीक है, इन पर जब रेडिएशंस टकराते हैं तो ये इस वॉल पे टकराएगा और इस वॉल से टकरा करके फिर वापस इस ए, और ये इसको हम बी वॉल मान लेते हैं, तो ए वॉल से जाकर के और बी वॉल पे टकराता है, बी वॉल से ए वॉल पे टकराता है, ठीक है ना।
तो होता क्या है कि रेले ने माना कि हम इसको एक ऑसिलेटर मान सकते हैं। ये जो वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनको उन्होंने एक सिंगल ऑसिलेटर माना। इसको किस तरह से माना, क्योंकि हमें पता है कि ये वॉल और ये वॉल दोनों वॉल फिक्स है और बीच में आपने क्या किया, एक रस्सी बांध दी मान लीजिए, ठीक है, जिसमें वेव चलती है, वेव इसी डायरेक्शन में चलती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये रस्सी बांध दी, तो आपने शुरू में एक कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आप इन दोनों सिरों पर रस्सी को बांध दो, यहां पर और यहां पर, और बीच से क्या करो, इसको खींचो रस्सी को और फिर इसको छोड़ो। तो अब इसको जब आप छोड़ते हो तो क्या होगा, यहां पर कुछ वेव्स बनेंगी, स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, ठीक है ना। कुछ इस तरीके की वेव भी हो सकती है, 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 ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके की स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो इसके अंदर बनेंगी, इस तरीके की वेव भी हो सकती है। तो इसमें पता नहीं हमें कि किस तरीके की वेव है, ये सारी ही तरीके की वेव इसमें हो सकती हैं। और इस वेव को इन्होंने क्या माना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव था, उन्होंने इसको माना ऑसिलेटर। और उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये ऑसिलेटर से भरी हुई है ये ब्लैक बॉडी, और इसके अंदर ये ऑसिलेटर्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। और इसकी जो रेंज है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें जो जिनको हमने हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक ऑसिलेटर माना है, इसकी जो वेवलेंथ है वो जीरो वेवलेंथ से लेकर के, या फ्रीक्वेंसी हम माने तो जीरो से लेकर के और इंफिनिटी तक हो सकती है। मान लीजिए कि इसको हम वेव मान रहे हैं, और ये वेव कहां से हो सकती है, किसी की भी ऐसी भी हो सकती है जिसकी जीरो वेवलेंथ हो, और ऐसी भी हो सकती है जिसकी इंफिनिटी वेवलेंथ हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी वेव इसके अंदर हो सकते हैं, और ये स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं जो रिफ्लेक्शन होता है इस क्यूबिक वॉल से उन वॉल्स में। तो इन्होंने क्या किया, इन सभी वेव्स को काउंट किया कि ये कितनी वेव्स इसमें ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ लैम्बडा से डी लैम्बडा के बीच में है। ये लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा क्यों लिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी हमारी लैम्बडा मैक्स। और हम इस पास वाली जो इसके से थोड़ा सा जो अंतर है, उस वेव का रेडिएशन पता करना चाह रहे हैं कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, या उसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कितनी, ठीक है। तो इन्होंने इस रेंज में कितने ऐसे ऑसिलेटर्स हैं जिनकी वेवलेंथ ये होगी, या जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस डी न्यू के बीच होगी, इन स्टैंडिंग वेव्स को काउंट किया। अब हालांकि ये स्टैंडिंग वेव्स इतने कम नहीं है, यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव्स होंगे वो 10⁻⁻20 से लेकर के और 10⁻50 के बीच में हो सकते हैं। मतलब 10 की घात 20, मतलब 10 के आगे आप 20 जीरो लगा दो या 50 जीरो लगा दो, इसके बीच में होंगे। तो इतने सब रेडिएशंस को कैलकुलेट करना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने एक इक्वेशन ड्राइव किया, और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स थे उन स्टैंडिंग वेव्स को निकाला। नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, जितने भी स्टैंडिंग वेव्स यहाँ पे इस रेंज में थे, उन स्टैंडिंग वेव्स की नंबर उन्होंने निकाली एक पर्टिकुलर एक इक्वेशन से, जिसको उन्होंने ड्राइव किया। और ये जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो वैल्यू आई आपकी 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज उन्होंने देखी। अब इस क्यूब में या इस बॉडी में जो ब्लैक बॉडी है, जिसको इन्होंने क्यूबिकल शेप से इमेजिन किया और एक थ्योरी दी, अब इन्होंने कहा कि यहां पर इतने सारे, यहां पर ये जो मैंने आपको 10⁻20 से लेकर के 10⁻50 के बीच में किसी भी एक नंबर में ये ऑसिलेटर्स इस में प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी न्यू प्लस डी न्यू तक हो सकती है। तो उन्होंने लिखा कि अब इनको गिना कैसे जाए, और गिना जाए तो अब इनकी एनर्जी कैसे निकाली जाए। क्यों, क्योंकि जैसा अभी मैं आपको यहां बता रहा था कि वेव्स जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो किसी भी तरह की स्टैंडिंग वेव हो सकती है,
मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं। अब इसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, इसकी एनर्जी ये भी हो सकती है, ऐसी स्टैंडिंग वेव भी बन सकती है, सेम रेंज में, वेवलेंथ सेम है, ये वेवलेंथ देखो हमने सेम बनाई, और इसकी एनर्जी ऐसी भी हो सकती है। तो आप देखो यहाँ ऊपर वाले उसमें जो एनर्जी है वो तो अलग आएगी, और ये जो एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसकी वजह से इंटेंसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसकी अलग आएगी, जबकि वेवलेंथ सेम है। तो यहाँ पर अगर हम वेवलेंथ में निकाल रहे थे या फ्रीक्वेंसी में निकाल रहे थे, मतलब कि सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ में जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो सकती है। अब एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी तो यहाँ पे जो रेडिएशंस जो निकल रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक चीज यहाँ पे सुझाई, वो क्या सुझाई कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब ये कोई ग्राफ इस तरह से आता है तो ये जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है, या ये जो सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाली जो वेव्स होंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, और ये जो आसपास वाली होंगी ये सबसे ज्यादा होंगी। ये तो आप मानते हो, ठीक है ना? और ये स्टैटिकल फिजिक्स भी बोलता है। तो ये जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखने वाला जो वेव था, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने निकाली, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकाली? उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर एनर्जी स्टैंडिंग वेव, और वो प्रोबेबिलिटी निकल करके आई E is to the power of minus E upon KT। ठीक है, ये आपको एनर्जी मालूम है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और जो T है वो टेम्परेचर। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकल करके आई कि सब ये इस प्रोबेबिलिटी के जो वेव्स होंगे, स्टैंडिंग वेव्स, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम इसको एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एनर्जी उसकी निकल करके आ जाएगी। और अगर हम इसमें थोड़ा सा अंतर देख लें कि यहाँ हम बोल रहे हैं ना कि न्यू से और डी न्यू तक, तो हम इसको डीई तक, क्योंकि हम एनर्जी निकालने वाले हैं, अब यहाँ पर हमने एनर्जी की बात की है, तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना? और इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे 0 से लेकर के इंफिनिटी तक इंटीग्रेट। तो ये जो पूरे जितने भी यहाँ हमारे पास में ऑसिलेटर हैं इस क्यूबिक सिस्टम में, उन सब की एनर्जी हमारे पास यहाँ पर निकल करके आ जाती है। और टोटल एनर्जी से अब अगर हम इसका एवरेज निकालें, क्योंकि एक एक की तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हर की निकालेंगे तो कितनी निकालेंगे, तो हम यहाँ पर एक एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? और एवरेज एनर्जी अगर आप निकालते हो तो इसको हम इस तरह से एवरेज एनर्जी को इस तरह से कर देंगे, और इसकी जो टोटल एनर्जी है, ये तो मोस्ट प्रोबेबल वाली होगी, और जो टोटल एनर्जी है उस से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको इस तरह से डिवाइड कर दोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है KT। ठीक है ना? अब इस एवरेज एनर्जी को, ये जो मोस्ट प्रोबेबल जो स्टैंडिंग वेव्स थे, इनकी जो एवरेज एनर्जी है वो जब आ गई आपके पास में KT, अब ये जो वैल्यू, जितने नंबर ऑफ वो ऑसिलेटर्स यहाँ पर आए थे, और कितने ऑसिलेटर्स थे? इतने। इससे आप इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये वैल्यू क्या आ जाती है? ये वैल्यू आ जाती है आपकी 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। तो इस तरह से इन्होंने ये एक एवरेज एनर्जी निकाली। लेकिन अब यहां पर एक चीज देखो, क्या देखोगे कि जैसे जैसे अगर हम अब इस ग्राफ को प्लॉट करें, यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब इस ग्राफ को प्लॉट करें तो ये जो न्यू की जो वैल्यू है ये इस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम इस न्यू को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? ये ग्राफ कैसा आना चाहिए था? ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ये ग्राफ कैसा जाएगा? ये यूं जाएगा, ये तो बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यू की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो उतना ही ज्यादा उसके जो है पावर
टू मतलब स्क्वायर में उतनी ही ज्यादा ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जो रेले का कर्व आया, वो रेले का कर्व कुछ इस तरीके का आया, रेले। और रेले का कर्व जब इस तरह से आया तो आप यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी में हमने ड्राइव किया हुआ है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी या हायर वेवलेंथ पर तो ये काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे अगर हमारी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ती जाएगी या वेवलेंथ कम होती जाएगी, अगर वेवलेंथ में देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से, ये यूं आना चाहिए था, लेकिन ये कैसे जाएगा, ये यूं जाएगा, ठीक है ना, वो अपोजिट हो जाएगा। तो ये कम फ्रीक्वेंसी या हायर वेवलेंथ पर तो ये जो लॉ है ये काम करता है, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसीज पर या लोअर वेवलेंथ्स पर ये काम नहीं करता। लेकिन अगर हम वीन्स का लॉ देखेंगे, जो हमने वीन्स का लॉ देखा ऊपर, तो वीन्स का लॉ क्या था, वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ ये था कि लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ में इनवर्सली रिलेशन देती है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो वो इसका जस्ट उल्टा था कि वो यहां अप्लाई होता था इस तरह से, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीन का जो लॉ है वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, यहां क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो यहां पर जो जाएगा ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, लोअर वेवलेंथ पे जाएगा। तो वीन्स लॉ जो है, वीन्स लॉ वो अप्लाई होता है कहां पे, शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ। और जो रेले का जो लॉ है, रेले जीन्स का लॉ, वो है हायर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ पर बेस्ड है। तो इस डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्टर वेवलेंथ और जो लॉन्गर वेवलेंथ है उसके अंदर मिसमैच हो रहा है, क्योंकि ये एक पर इस पर लागू हो रहा है, ये इस पर लागू हो रहा है। तो इसको हम क्लासिकल अटेम्प्ट से समझा नहीं सकते कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर जो रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं वो किस पर्टिकुलर तरीके से हो रहे हैं। तो इसका जो सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन है वो कौन देता है, वो देता है प्लैंक की थ्योरी, जो क्वांटम थ्योरी है वो प्लैंक्स क्वांटम लॉ, ठीक है ना, या प्लैंक्स का लॉ। लेकिन मैं अभी आपको जो हमारी जो डिस्कशन चल रही है वो सिर्फ ये चल रही है कि क्लासिकल फिजिक्स जो थी उसके जो 5 चैलेंजेस थे कौन कौन से, जिसमें हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक एनानॉमस जो हीट कैपेसिटी है, और एक एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम, और एक कॉम्पटन इफेक्ट। ये चैलेंजेस सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं, या क्लासिकल जो हमारी मैकेनिक्स है उसमें जब हम पढ़ते हैं, तो ये किस तरीके से इन जो इंसिडेंट्स थे या जो फिनोमिना थे इनको एक्सप्लेन करता है, और बाद में फिर क्वांटम मैकेनिक्स इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहले हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स क्या चीज बताता था और क्या चीज नहीं बता सकता था, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आया होगा कि किस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती हैं, और अलग अलग लॉज के थ्रू जो ऑब्जर्वेशंस थे वो ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ पर अलग अलग जो क्लासिकल फिजिक्स के या क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज थे उनसे समझने की कोशिश की। जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है जो क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि हमने बात की थी कि जो हमारे पास में क्लासिकल फिजिक्स है या क्लासिकल मैकेनिक्स है, अगर हम यहाँ पे स्पीड बढ़ा दें उस ऑब्जेक्ट की, या फिर हम उसका साइज छोटा कर दें, स्मॉलर साइज का उसको कर दें, तो हम